की। हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कंप्लीट कर लिया, अब हम पढ़ते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब जैसा हमने पढ़ा कि जो ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि मिनरल्स और मेटल्स यूज़ करती हैं रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में, वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज हैवी, मीडियम एंड लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी। ये बेसिक इंडस्ट्री होती है। बेसिक इंडस्ट्री हमने क्या पढ़ा, जो अदर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। अब कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें मशीन्स जो होंगी वो आयरन वगैरह की ही बनी रहती है ना, तो उसके लिए ये बहुत ही बेसिक इंडस्ट्री है सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए। हैवी हो, मीडियम हो, लाइट हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, सबके लिए। मशीनरीज के लिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री पे ही डिपेंड करती हैं। स्टील इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। स्टील जो होता है वो बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स की जो मशीन्स हुई, फिर कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल्स होते हैं, डिफेंस के लिए जो हथियार वगैरह बनते हैं, मेडिकल के लिए इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, ये सारे जो होते हैं वो स्टील से ही बनते हैं। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री एक बहुत ही बेसिक इंडस्ट्री है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। आयरन एंड स्टील इज अ हैवी इंडस्ट्री बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल्स एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स आर हैवी एंड बुल्की इंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि आयरन और स्टील जो है वो बहुत ही वो मतलब एक हैवी इंडस्ट्री है, क्योंकि सारे रॉ मटेरियल्स जो होते हैं यहाँ पे, मतलब रॉ मटेरियल्स हुए या फिर फिनिश्ड गुड्स हुए, ये सारे हैवी होते हैं और बुल्की होते हैं। ठीक है, इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो लगता है ना वो हैवी लगता है। आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4:2:1। यहाँ पे आयरन और कोकिंग कोल जो होता है और लाइमस्टोन, इन तीनों का जो रेशियो बता रहा है वो 4:2:1 के रेशियो में ये यूज़ होते हैं इन इंडस्ट्रीज़ में। सम क्वांटिटीज़ ऑफ मैंगनीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्ड इन दी स्टील। अच्छा, स्टील को हार्ड करने के लिए, स्टील को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंगनीज भी यूज़ होता है। ठीक है, तो स्टील को हार्ड करने के लिए क्या यूज़ होता है, मैंगनीज यूज़ होता है। रिमेंबर दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द मार्केट्स एंड कंज्यूमर्स। और इसके लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी चाहिए होता है। ठीक है, In 2019, with 111 million tons of crude steel production, India ranks second among the world crude steel producers. अब क्या है, 2019 ईयर की अगर हम बात करें तो 111 मिलियन टन्स क्रूड स्टील प्रोडक्शन हुआ है हमारी कंट्री में 2019 तक। ठीक है, इंडिया सेकंड है, मतलब क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स की अगर जहाँ की बात की जाए तो उसमें सेकंड पे इंडिया आती है। स्टील प्रोड्यूसर्स, क्रूड स्टील के प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड पे आती है। और हमारे इंडिया में स्पॉन्ज आयरन जो होता है वो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारी इंडिया स्पॉन्ज आयरन के प्रोडक्शन के लिए। 2019 में जो पर कैपिटा कंजम्पशन था स्टील का कंट्री में वो 74.3 kg पर एनम था। ठीक है, मतलब हमारे के यहाँ 74.3 kg पर एनम यूज़ हो रहा था, स्टील का कंजम्पशन हो रहा था। लेकिन वर्ल्ड में कितना है, वर्ल्ड में 229.3 kg हो रहा है, जहाँ पे वहाँ पे हमारे के यहाँ 74.3 kg पर एनम स्टील का कंजम्पशन था। मिनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉलर, हैव इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, use steel scrap and sponge iron. They have re-rollers that use steel ingots as well. They produce mild and alloy steel of given specifications. यहाँ पे मिनी स्टील प्लांट्स के बारे में बात की गई है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फर्नेसेस होते हैं, स्टील के स्क्रैप, स्पॉन्ज आयरन ये लोग यूज़ करते हैं, री रोलर्स वगैरह होते हैं। मतलब यहाँ पे इक्विपमेंट्स के बारे में बात किया जा रहा है। वो लोग हल्का एलॉय बनाते हैं, ठीक है, स्टील का माइल्ड एंड एलॉय स्टील बनाते हैं। ठीक है, जबकि जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और वो हर चीज़ एक ही कॉम्प्लेक्स में हैंडल करता है, यानी कि रॉ मटेरियल्स को यूज़ करना, स्टील बनाना, फिर रोलिंग और शेपिंग, हर चीज़। एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट बहुत ही बड़ा होता है, उसमें क्या कहते हैं, हर चीज़ करते हैं, रॉ मटेरियल्स को यूज़ करना, फिर रोलिंग करना, शेपिंग करना, हर चीज़ करते हैं। जबकि मिनी स्टील प्लांट्स में कुछ ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हमने पढ़ा ना कि जो सेल है वो एक पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, तो स्टील के लिए जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है सेल का। ठीक है, यहाँ पे स्टील्स प्रोड्यूस होते हैं।
In the 1950s, China and India produced almost the same quantity of steel. Today, China is the largest producer of steel. China is also the world's largest consumer of steel. 1950s के टाइम पे अगर बात की जाए तो चाइना और इंडिया जो थे वो सेम क्वांटिटी स्टील की प्रोड्यूस करते थे. इस टाइम चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का. ठीक है, टुडे स्टील का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? चाइना है. और चाइना ही कंज्यूमर भी सबसे ज़्यादा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर ऑफ स्टील. ठीक है. छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का रीजन है वहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं. इट इज़ लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेजेस दिस रीजन हैज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री. मतलब यहाँ पे उसके सुटेबल कंडीशंस पाए जाते हैं. ठीक है, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में. दीज इंक्लूड लो कॉस्ट ऑफ आयरन और हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स इन प्रॉक्सिमिटी, चीप लेबर एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट. दो इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, येट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू. मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? छोटा नागपुर प्लेट्यू ही रीजन में क्यों आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज ज़्यादा पाई जाती हैं? क्योंकि वहाँ पे आयरन ओर का कॉस्ट कम है, रॉ मटेरियल्स वहाँ पे अच्छे ग्रेड के मिलते हैं, लेबर्स चीप मिलते हैं, और भी मतलब वहाँ पे होम मार्केट में मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे ग्रोथ है. ठीक है. इंडिया, अब जैसा कि हमने देखा, इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आयरन और स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी पूरे पोटेंशियल, अपनी फुल ऑन एनर्जी के साथ नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल. कोकिंग कोल जो है वो लिमिटेड अमाउंट में ही मिलता है, और उसकी लिमिटेड अमाउंट में ही कोकिंग कोल मिलता है, और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है. दूसरी बात, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. लेबर मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसका आउटकम नहीं दे पा रहे हैं. इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी. अब जैसा कि हमने पढ़ा, एनर्जी की सप्लाई भी बहुत ही इर्रेगुलर है यहाँ पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ का अच्छा नहीं है. ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, तो चार चीज़ें इस पे इसके वजह से इसमें लिमिटेशंस क्या हैं कि हाई कॉस्ट है और बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में कोकिंग कोल मिलता है, लेबर्स की प्रोडक्टिविटी कम कर रहे हैं वो लोग, और एनर्जी की सप्लाई अच्छी नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ख़राब है. वी ऑल्सो import good quality steel from other countries. However, the overall production of steel is sufficient to meet our domestic demand. हम लोग अभी भी मतलब गुड क्वालिटी स्टील दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ स्टील का, वो हमारे डोमेस्टिक डिमांड के लिए, हमारे इंडिया में इंटरनल डिमांड्स के लिए वो सफिशियंट है. Liberalization and foreign direct investment have given a boost to the industry with the efforts of private entrepreneurs. There is a need to allocate resources for research and development to produce steel more competitively. Liberalization का मतलब क्या होता है? यानी कि ये जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं ये हट जाते हैं. यानी कि फ्री ट्रेड, जब दो कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में फ्री ट्रेड हो सकता है, उसे कहते हैं लिबरलाइजेशन. और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि दूसरी कंट्री जब एक दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करती है कोई भी चीज़ लेने के लिए, उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं. तो लिबरलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब बूस्टअप मिला है. ठीक है. अब ज़रूरत क्या है कि रिसोर्सेज को मतलब पता किया जाए कहाँ पे रिसोर्सेज पाए जाते हैं और उनका डेवलपमेंट किया जाए, जिससे कि हम लोग इन इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ अच्छे तरीके से करा सकते हैं. अब बात आती है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में तो हमने पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में. एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया. इट इज़ लाइट, resistant to corrosion, a good conductor of heat, malleable and becomes strong when it is mixed with other metals. अब एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है वो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है हमारे यहाँ. आयरन एंड स्टील के बाद एल्यूमिनियम का जो होता है वो सेकेंड इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ये एल्यूमिनियम कैसा होता है? एल्यूमिनियम कैसा मेटल होता है? ये हल्का होता है, लाइट होता है, करोजन इसमें नहीं लगता है. ठीक है, ये करोड नहीं होता है, ये गुड कंडक्टर होता है हीट का. ठीक है, और ये मैलिएबल होता है. ठीक है, एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ मिक्सड विद अदर मेटल्स. अदर मेटल्स के साथ अगर इसे मिक्स किया जाए एल्यूमिनियम को तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ज़्यादा. ठीक है. इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स एंड वायर्स. बहुत सारे डिफरेंट यूटेंसिल्स बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट यानी कि जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं उसके पार्ट्स बनाने में यूज़ होता है, और वायर्स बनाने में भी यूज़ होता है. इट हैज़ गेन पॉपुलैरिटी एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में स्टील, कॉपर, जिंक इन सब के जगह पे एल्यूमिनियम को यूज़ किया जा रहा है. ठीक है.
एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन द कंट्री आर लोकेटेड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। अब एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ओडिशा में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। In 2008, India produced over 15.29 lakh million tons of aluminium। अब यहाँ पे डिफरेंट डाटा दिए गए हैं, कभी किसी बुक्स में किसी ईयर्स के दिए गए हैं, किसी बुक्स में किसी ईयर्स के दिए गए हैं। तो यह मतलब बताया जा रहा है कि इंडिया भी मतलब एल्यूमिनियम कितना इंडिया बनाती है। बॉक्साइट, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दी स्मेल्टर्स इज अ वेरी बुल्की डार्क रेडिश कलर्ड रॉक्स। जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के लिए जो मशीन्स यूज़ होती हैं, स्मेल्टर्स जो यूज़ होते हैं, उनमें बॉक्साइट जो होता है वो यूज़ होता है। ठीक है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है, तो बॉक्साइट रॉ मटेरियल यूज़ होता है उसमें। वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है और डार्क रेडिश कलर होता है उसका। द फ्लो चार्ट गिवन बिलो शोज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कैसे बनता है ये नीचे दिए गए फ्लो चार्ट में हमें बताया गया है। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एन एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट आर द टू प्राइम फैक्टर्स फॉर लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। अब इलेक्ट्रिसिटी की रेगुलर सप्लाई और रॉ मटेरियल्स का एक प्रॉपर सोर्स कम कॉस्ट पे, ये दोनों प्राइम फैक्टर्स होते हैं इंडस्ट्री के लिए। यानी इंडस्ट्री कहाँ पे पाई जाएगी? जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर सप्लाई हो और रॉ मटेरियल्स अच्छे से मिल सके कम कॉस्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 to 6 टन्स ऑफ बॉक्साइट, 2 टन्स ऑफ एल्यूमिना, 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम। अगर हम 4 से 6 टन बॉक्साइट के लें, ठीक है, बॉक्साइट की 4 से 6 टन लें तो 2 टन एल्यूमिना बनेगा। वो पहले बॉक्साइट को एल्यूमिना में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उससे 1 टन एल्यूमिनियम बनेगा। यानी कि अगर 4 से 6 बॉक्साइट हम लोग यूज़ करते हैं, 4 से 6 टन, तो 1 टन एल्यूमिनियम बनेगा। यहाँ पे प्रोसेस दिया है मैन्युफैक्चरिंग का एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में। बॉक्साइट दी रॉ मटेरियल क्या यूज़ होता है? बॉक्साइट। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट होता है रेलवे के थ्रू या फिर शिप के थ्रू, रेल के थ्रू या फिर शिप के थ्रू। फिर एल्यूमिना बनाया जाता है, बॉक्साइट क्रश्ड एंड एल्यूमिना डिजॉल्व्ड आउट। अब बॉक्साइट को क्या किया जाता है? बॉक्साइट को क्रश किया जाता है, ठीक है, और उससे एल्यूमिना बनता है। ठीक है, एल्यूमिनियम रिफाइनरी। अब क्या होता है? बुल्क और शिप्ड to site of smelter, calcinated petroleum coke from a refinery, pitch from a colliery, cryolite, molten metal acts as an electrolyte, aluminium smelter। मतलब क्या होता है कि ये क्या किया जाता है कि इसे स्मेल्टर, जहाँ पे स्मेल्टिंग हो रही होती है वहाँ पे इसे भेजा जाता है। फिर इसमें रिफाइनरी से क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कोक निकाला जाता है, पिच फ्रॉम अ कॉलियरी। फिर उसे कन्वर्ट किया जाता है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के फॉर्म में। ठीक है, एल्यूमिनियम के फॉर्म में उसे चेंज किया जाता है। क्रायोलाइट, मोल्टन मेटल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू क्या कहते हैं, इसे वो डिजॉल्व, इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसे ब्रेक डाउन किया जाता है और फिर ये एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है क्रायोलाइट के थ्रू। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम बन जाता है। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है 18,600 किलोवाट आवर पर टन ऑफ ओर। पर टन के लिए मतलब ओर जो है, पर टन ओर के लिए 18,600 किलोवाट आवर यूज़ होता है। अब अगर बात की जाए केमिकल इंडस्ट्रीज़ की, The chemical industry in India is fast growing and diversifying. It contributes approximately 3% of GDP. Chemical industries जो होती हैं वो GDP में 3% कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, GDP का 3% केमिकल इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं। थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया एंड ऑक्यूपाइज द 12th प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज। केमिकल इंडस्ट्री थर्ड लार्जेस्ट है एशिया में, पूरे एशिया में तीसरी लार्जेस्ट इंडस्ट्री जो होती है वो केमिकल इंडस्ट्री होती है, और पूरे वर्ल्ड में 12th प्लेस पे आती है। अगर साइज़ की बात की जाए तो वर्ल्ड में 12th प्लेस पे आती है। इट कंप्राइजेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इसमें स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल दोनों मैन्युफैक्चरिंग होती है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। रैपिड ग्रोथ हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर्स। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सेक्टर्स में ही बहुत ही ग्रोथ हुई है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड, अब देखो इनऑर्गेनिक केमिकल्स की अगर बात की जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड हुए जो कि फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हुए, प्लास्टिक्स हुए, अधेसिव्स, पेंट्स, ये सब जो होते हैं, नाइट्रिक एसिड, एल्कली, सोडा ऐश, ये सब जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक होते हैं। दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री। ये पूरे कंट्री में फैले हुए हैं।
अब देखो, ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक्स, डाई स्टफ्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स बनाने के लिए जो पेट्रोकेमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं उन्हें वो ऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर आते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। अब ये जो ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? ऑयल रिफाइनरीज के पास में होते हैं, और जो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स होते हैं उनके पास में ये ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स पाए जाते हैं। द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। अब जो केमिकल इंडस्ट्री है वो खुद की सबसे बड़ी कंज्यूमर है। इसका मतलब क्या कि मतलब ये लोग क्या करते हैं कि ये कोई भी छोटा सा केमिकल प्रोड्यूस किए और फिर उसी केमिकल से बड़ा केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये जो केमिकल्स प्रोड्यूस करती है वो यही इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा यूज़ भी करती है, ठीक है। तो केमिकल इंडस्ट्री खुद की ही सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर होती है। बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स दैट आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। आगे के कामों के लिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर या फिर कंज्यूमर मार्केट्स के लिए यूज़ होती हैं। तो इनमें जो छोटे छोटे केमिकल्स बनाए जाते हैं, बेसिक केमिकल्स, वो बड़े बड़े केमिकल्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स यू आर अवेयर ऑफ। अब इसमें से कुछ लिस्ट बनानी है, एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है। तो ये आप लोग सर्च करिएगा। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। अब अगर हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की, द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो होती है वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनते हैं, उसमें फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स बनते हैं और एमोनियम फॉस्फेट, DAP जिसे कहते हैं, ये सब बनते हैं। डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है इसका फॉर्मूला। एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स विच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटैश। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में डिफरेंट तरह के फर्टिलाइजर्स बनते हैं। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हुए, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हुए, अमोनियम फॉस्फेट, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हुए, डिफरेंट तरह की फर्टिलाइजर्स बनते हैं यहाँ पे। द थर्ड दैट इज पोटैश इज एंटायरली इंपोर्टेड एज द कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व्स ऑफ कमर्शियली यूजेबल पोटैश और पोटेशियम कंपाउंड्स इन एनी फॉर्म। हमारे क्या जो पोटैश है ना वो हमारी कंट्री में इंपोर्ट होता है क्योंकि हमारे क्या वो नहीं पाया जाता है। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। देयर आर 57 फर्टिलाइजर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रोजनस एंड कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, 29 फॉर यूरिया एंड 9 फॉर प्रोड्यूसिंग अमोनियम सल्फेट एज अ बाई प्रोडक्ट एंड 68 अदर स्मॉल यूनिट्स प्रोड्यूस सिंगल सुपर फॉस्फेट। इसमें क्या बोला गया है, इसमें 57 फर्टिलाइज़र यूनिट्स हैं हमारे कंट्री में, जिसमें 29 यूरिया के हैं, 9 एमोनियम सल्फेट के हैं। एमोनियम सल्फेट बाई प्रोडक्ट के यूज़ में के रूप में होता है, ठीक है। 68 अदर स्मॉल यूनिट्स जो हैं वो केवल सुपर फॉस्फेट प्रोड्यूस करती हैं। 68 स्मॉल यूनिट्स, छोटी छोटी जो 68 स्मॉल यूनिट्स हैं वो सुपर फॉस्फेट प्रोड्यूस करती हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड 1 इन कोऑपरेटिव सेक्टर एट हजीरा इन गुजरात अंडर द फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। प्रेजेंट में 10 पब्लिक सेक्टर हैं। फर्टिलाइजर्स जो बनते हैं वो अक्सर हम देखें गवर्नमेंट ही ओन करती है फर्टिलाइजर्स। तो 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं और एक कोऑपरेटिव सेक्टर है गुजरात में। गुजरात में एक फर्टिलाइजर जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर का है हजीरा गुजरात में, ठीक है। वो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया तो इसके बाद क्या हुआ कि बहुत अदर पार्ट्स में भी ये जो इंडस्ट्री है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ये फैल गई। गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब एंड केरला कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। फर्टिलाइजर जो सारा प्रोड्यूस होता है उसमें से आधा तो गुजरात, तमिलनाडु, यूपी और पंजाब और केरला में प्रोड्यूस होता है। अदर सिग्निफिकेंट बाकी के अलग प्रोड्यूसर्स आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटक, ये सारे भी प्रोड्यूसर्स हैं इसके। सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग हाउसेज, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स एंड फॉर अदर कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स। सीमेंट क्या होता है, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे कि बिल्डिंग बनाना हो, फिर फैक्ट्रीज़ बनानी हो, ब्रिजेस बनाने हो, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स और भी अदर चीज़ों के लिए सीमेंट यूज़ होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बुल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना एंड जिप्सम। अब लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सम ये बुल्की मटेरियल्स होते हैं ना, तो इसमें बुल्की हैवी रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं।
कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। रेल ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए ही होता है, इसमें रेल से ट्रांसपोर्ट होता है, और कोल और इलेक्ट्रिक पावर भी चाहिए होते हैं, ठीक है। द इंडस्ट्री इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात दैट हैव सुटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्रीज। अब क्या है, ये इंडस्ट्री मोस्टली गुजरात में ही पाई जाती है क्योंकि उसके बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज से भी उसके कनेक्शंस है गुजरात से। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन चेन्नई इन 1904। 1904 में सबसे पहला सीमेंट प्लांट चेन्नई में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। सबसे पहला प्लांट चेन्नई में हुआ था, लेकिन ये गुजरात में सबसे ज़्यादा अभी पाया जाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ी। डी कंट्रोल ऑफ प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिंस 1989 एंड अदर पॉलिसी रिफॉर्म्स लेट द सीमेंट इंडस्ट्री टू मेक रैपिड स्ट्राइड्स इन कैपेसिटी, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन। अब इसमें प्राइस उस पर कोई कंट्रोल नहीं था, गवर्नमेंट द्वारा कोई भी बाउंडेशन नहीं थी, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। देयर आर 128 लार्ज प्लांट्स एंड 332 मिनी सीमेंट प्लांट्स इन दी कंट्री। हमारी कंट्री में टोटल 128 लार्ज प्लांट्स हैं और 332 मिनी सीमेंट प्लांट्स हैं कंट्री में हमारे। इंडिया प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ सीमेंट। इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सीमेंट प्रोड्यूस होते हैं। इंप्रूवमेंट इन दी क्वालिटी हैज़ फाउंड द प्रोड्यूस अ रेडिली अवेलेबल मार्केट इन ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ एशिया अपार्ट फ्रॉम अ लार्ज डिमांड विद इन दी कंट्री। जो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है उससे क्या हुआ है कि मतलब ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया, इन सब जगहों पे बहुत ही लार्ज डिमांड है सीमेंट की हमारे कंट्री से। दिस इंडस्ट्री इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। इसमें प्रोडक्शन भी अच्छा होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस इंडस्ट्री। अब इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए ये एफर्ट्स डाले जा रहे हैं कि डोमेस्टिक डिमांड्स भी इसकी बढ़े। अब देखते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड पैसेंजर्स। ऑटोमोबाइल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं कि मतलब ऑटोमोबाइल्स जो होती हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट वेरियस सेंटर्स। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरह के व्हीकल्स हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि ट्रक्स हुई, बसेस हुई, कार्स हुई, मोटरसाइकिल्स हुई, ठीक है। आफ्टर द लिबरलाइजेशन द कमिंग इन ऑफ न्यू एंड कंटेम्पोरेरी मॉडल्स स्टिमुलेटेड द डिमांड फॉर व्हीकल्स इन द मार्केट विच लेड टू द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री इंक्लूडिंग पैसेंजर कार्स, 2 and 3 व्हीलर्स। पहले क्या था, पहले हमारे यहाँ बहुत ही कम मतलब वेराइटी ऑफ व्हीकल्स दिखते थे, लेकिन फिर ग्लोबलाइजेशन जब हुआ और लिबरलाइजेशन हुआ, फ्री ट्रेड होने लगा, तो डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट व्हीकल्स आने लगे। उसे देख करके हमारे कंट्री में भी डिमांड बढ़ गई डिफरेंट तरह के व्हीकल्स की, इसलिए हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आई, ठीक है। दिस इंडस्ट्री हैड एक्सपीरियंस्ड अ क्वांटम जंप इन लेस देन 15 ईयर्स। 15 से भी कम साल में इसमें बहुत बड़ा जंप आया, बहुत ज़्यादा इसमें सक्सेस मिली। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइन द इंडस्ट्री विद ग्लोबल डेवलपमेंट्स। अब जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ यहाँ पे तो क्या हुआ कि नई टेक्नोलॉजी आई और ग्लोबल लेवल पे डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि सबसे कम्पीट करने लगी है। एट प्रेजेंट देयर आर 15 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैसेंजर कार्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, 9 ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल्स, 14 ऑफ द 2 and 3 व्हीलर्स। प्रेजेंट में 15 मैन्युफैक्चरर्स हैं पैसेंजर कार्स और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स के, 9 कॉमर्शियल व्हीकल्स के और 14 2 और 3 व्हीलर्स के हैं। द इंडस्ट्री मेनली कहाँ पे पाई जाती है ये इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज? दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलोर में। अब बात की जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ की, तो इस टाइम पे हम जान रहे हैं आईटी सेक्टर जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हो गया है। द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविजन। ट्रांजिस्टर से लेकर के टेलीविज़न तक, टेलीफोन्स, सेल्यूलर, टेलीकॉम, पेजर्स, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर्स एंड मेनी अदर इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो होती है वो बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स उसमें कवर होता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। बैंगलोर हैज़ इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। बैंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। बैंगलोर में बहुत ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन होता है इस चीज़ का। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अदर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स कौन से हैं? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, अब देखो 46 लोकेशंस हैं डिफरेंट सेंटर्स पे इंडिया में जहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। ये 2010-11 के अकॉर्डिंग है, अगर आपकी बुक में दूसरा ईयर दिया है तो कोई बात नहीं।
However, the major industry concentration is at Bangalore, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे। अब देखो ये जो मेजर इंडस्ट्री कंसंट्रेशन है, मतलब मेजर ये जो इंडस्ट्री कंसंट्रेशन है इसका, वो कहाँ पे है? बेंगलोर में, नोएडा में, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में। अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इससे क्या हुआ? इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा हुई। इट इज़ इनकरेजिंग टू नो दैट 30% ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर आर वुमेन। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सेक्टर में ये जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें 30% जो है एम्प्लॉयड लोगों में से वीमेन आती हैं। दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर इन द लास्ट 2 और 3 ईयर्स। पिछले 2-3 सालों में तो ये इंडस्ट्री मतलब बहुत ही ज़्यादा इसके वजह से फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट ग्रोइंग बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है BPO सेक्टर की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा मतलब फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। BPO क्या होता है सेक्टर? जैसे कि मान लो अगर कोई भी कंट्री में कोई भी कंपनी मान लो कुछ भी प्रोड्यूस करती है, फिर वो क्या करती है कि वो इधर इंडिया में भी उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो सेल करती है, लेकिन अब वो आकर के इंडिया में तो रहेगी नहीं, तो इंडिया में कुछ लोगों को क्या किया जाता है, उसके लिए अपॉइंट कर लिया जाता है जो कि उनके बिजनेस को इंडिया से संभालते हैं, ठीक है, इंडिया से कैरी ऑन करते हैं। इसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं। द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू द सक्सेस ऑफ IT इंडस्ट्री इन इंडिया। जो कंटिन्यूइंग ग्रोथ हो रहा है ना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, ये IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा ही इसी की वजह से सक्सेस आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, अब इंडस्ट्रीज हमने पढ़ लिया,